चैप्टर 5 क्या है आपका? लॉज ऑफ मोशन। ये 9th क्लास में भी आप सबने पढ़ा था। क्या क्या होता है? क्लास 11th फिजिक्स। फोर्स के बारे में सबको पता है? क्या होता है फोर्स? फोर्स अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम पुश और पुल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स। ठीक है। अब फोर्स के फर्दर दो टाइप के आपने पढ़े थे। अब जरूरी नहीं कि सिंगल फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो ऑब्जेक्ट पे, दो या दो से ज्यादा फोर्स भी अप्लाई हो सकते हैं, तो उसको हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या था? बैलेंस फोर्स, अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका वहां पे? जीरो। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एड अप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो डिफरेंस हो जाएगा उनका। क्लियर? और रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट से। क्लियर? तो अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर आपका जीरो हो गया तो उन सब फोर्सेस को मिला के हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। सपोज यहां से 5 न्यूटन लग रहा है और यहां से भी 5 न्यूटन, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर? तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 प्लस माइनस 5, तो क्या आ जाएगा नेट आपका? 0 न्यूटन। तो दीज फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस क्या होगा? जब आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो। सपोज यहां से तो आप 5 न्यूटन लगा रहे हो, बट इधर से सपोज 2 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट फाइनली इस तरफ मूव करेगा विद द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। क्लियर हो गया? बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस की हेल्प से हम क्या क्या करवा सकते हैं, या पहले आप सिंपली देखो फोर्स की हेल्प से हम क्या क्या करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकते हैं, उसकी क्या स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब बैलेंस फोर्स से हम सिर्फ उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? शेप या साइज हम ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं बैलेंस फोर्सेस से, और अनबैलेंस से हम कोई भी जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है वो सारे ही कर सकते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अनबैलेंस से, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी हम चेंज कर सकते हैं अनबैलेंस की हेल्प से। क्लियर? नाउ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है आपका? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्लियर, तो वो क्या चाहेगा कि वो रेस्ट पर ही रहे जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। बट वो अनबैलेंस फोर्स कितनी होनी चाहिए? उसके मास से ज्यादा, यानी उसके वेट से ज्यादा। क्लियर? अब जैसे सपोज एक ट्रक खड़ा है और एक बाइसाइकिल है, ठीक है, एक ट्रक है और बाइसाइकिल है, तो क्या होगा? आप पुश करने जाओगे तो कौन आसानी से मूव कर जाएगा? दोनों है तो ऑब्जेक्ट ही, आप सेम टाइप ऑफ फोर्स लगा रहे हो दोनों के ऊपर, बट मोशन में डिफरेंस क्यों आ गया दोनों के? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, या मास के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे? उसका इनर्शिया ज्यादा है। क्लियर? अगर हम ट्रक को मूव करवाना चाहते हैं तो हमें और ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तब ट्रक भी मूव कर जाएगा। क्लियर? तो इनर्शिया टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इनर्शिया से हमें पता चलेगा बेसिकली कि कितना फोर्स हमें लगाना है अगर उस ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन या स्टेट चेंज करना चाहते हैं, तो स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन अगर हम उसका चेंज करना चाहते हैं तो। क्लियर? अब सपोज एक सिंपल सी बॉल आपके पास, रबर बॉल आपके पास आ रही है, तो आप उसे इजीली कैच करके रोक सकते हो, बट उसकी जगह शॉर्ट पुट वाली बॉल आ गई तो क्या करोगे? पकड़ने की कोशिश करोगे, एक तो हाथ में दर्द होगा, वो तो अलग, रोकने की कोशिश भी करी तो हाथ में दर्द हो जाएगा। ठीक है, पकड़ना तो दूर की बात है। क्लियर? अगर सेम स्पीड से आ रही है दोनों, सपोज दोनों 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, रबर बॉल भी और शॉर्ट पुट वाली बॉल भी, क्लियर, तो उसको हम होल्ड नहीं कर पाएंगे इजीली। क्लियर? तो यानी चाहे ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूविंग पे लाना हो या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना हो, दोनों केस में आपका इनर्शिया डिपेंड करता है। क्लियर? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है
वो क्या चाहेगा, अपनी स्टेट मेंटेन करना चाहेगा। अगर आप उसको रोकना या उसको मूव करवाना चाहते हो तो उसके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया इनर्शिया? अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया के ऊपर ही बेस्ड है। क्या है फर्स्ट लॉ आपका? कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ताकि उसकी हम स्टेट चेंज कर सकें, रेस्ट की या मोशन की। और वो फोर्स, क्लियर, वो फोर्स किससे ज्यादा होना चाहिए? उसके इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो रेजिस्ट कर सकती है। क्लियर हो गया? क्लियर फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ के और भी एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे क्लास 9th में। क्या क्या? कि अगर कारपेट को अगर हम स्टिक से बीट करें तो क्या होगा? मिट्टी बाहर आ जाती है, डस्ट बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कारपेट तो मोशन में आगे जब आपने उसको स्टिक से बीट किया, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं पे रेस्ट पे रहे और वो सीधे नीचे फॉल डाउन हो जाएंगे। क्लियर? याद रहेगा? और कोई एग्जांपल? बस में पैसेंजर्स, या बस में तो आजकल कम ही ट्रैवल करते हो तुम, करते हो अभी भी? कौन कौन करता है अभी बस में ट्रैवल? स्कूल बस में? तो बस अगर सडनली स्टॉप हो जाए तो क्या होगा? आगे बढ़ जाते हैं। अगर पैर जमा के रखो तो क्या होगा? आगे की तरफ गिरेंगे। और अगर बस सडनली स्टार्ट हो जाए तो पीछे की तरफ गिरे, सडनली। बट क्लियर? ये नहीं कि आपको पता है तो आप तो अपने आप नॉर्मल मोशन में आ जाओगे। क्लियर? सडनली क्या होगा आपका? देखो, फुट जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है आपकी बस से, बस के फ्लोर से। तो अगर बस सडनली स्टार्ट हुई तो आपका फुट तो मोशन में आ गया, बट जो अपर पार्ट है वो क्या हुआ? रेस्ट में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से आप किस तरफ फॉल डाउन हो गए? पीछे की तरफ। ऐसी कार में भी सडनली अगर ब्रेक अप्लाई कर दो या सडनली एक्सेलरेट कर दो तो वो चीज आपको कार में भी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि बस का ही एग्जांपल है। ठीक है? बाइक्स में भी कर लो, हो जाएगा। ठीक है? बट ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, कहीं आमने सामने किसी को ठोक दो। ठीक है? क्लियर? फर्स्ट लॉ याद रहेगा सबको? और कोई एग्जांपल? कार्ड वाला किया होगा, कार्ड के ऊपर कॉइन रख दो, कार्ड के ऊपर फोर्स लगाओ तो कार्ड निकल जाएगा, कॉइन गिर जाएगा। पेड़ को हिला दो, बट पेड़ को मत हिलाना भाई, पत्तियां मत तोड़ा करो। जो लूज लीव्स होंगी वो फॉल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि वो इजीली डिटैच हो जाएंगी उससे और वो फॉल डाउन हो जाएंगी। क्लियर? पतझड़ के टाइम पे किया करना तो ज्यादा गिरेंगी। हाँ, और कोई दिमाग में चलाओ, फिर वो एक्टिविटी भी करके देखेंगे कभी। जो थोड़ी ना आलू वाली करेंगे, कुछ और करेंगे। फर्स्ट लॉ क्लियर है सबको? नाउ अब इसके बाद बेटा मोमेंटम। मोमेंटम आप सबने पढ़ा था, क्या होता है? वो तो फॉर्मूला हो गया उसका, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट मोमेंटम का मेन मीनिंग क्या है? मोमेंटम का मीनिंग है टोटल मोशन, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। क्लियर? तो मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या? देखो, अगर आपको कोई भी चीज हिट कर रही है तो क्या क्या डिपेंड करेगा उसका? आपको अगर इंजरी होगी या आपके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी क्या चीज डिपेंड करेंगी? पहला, मास, कितना हैवी ऑब्जेक्ट आपको हिट कर रहा है। दूसरा, उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड, कितनी स्पीड से आपके ऊपर एग्जर्ट हुआ है वो। क्लियर? तो मोमेंटम यानी कोई भी मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो उसकी दो चीज डिपेंड करेंगी, मास एंड वेलोसिटी। उसी को हम टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं। अब जैसे सपोज कार किसी को, या ट्रक मान लेते हैं, चलो थोड़ा और हैवी ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ट्रक से किसी को, ट्रक बहुत कम स्पीड में चल रहा है बट किसी को उससे टक्कर लग गई तो क्या होगा? इंजरी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। रिस्पेक्ट टू किसके? ऐसे कैसे कह रहे हो ज्यादा होगी? रिस्पेक्ट टू ट्रेन के। दोनों ट्रेन और ट्रक सेम स्पीड से आ रहे थे,
नहीं नहीं, ट्रेन के आगे कोई मत जाना। हाँ एग्जैक्टली, ट्रेन से ज्यादा होगी ना, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इंजरी ज्यादा होगी, यानी उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा एग्जर्ट होगा। और दूसरी चीज वेलोसिटी, क्लियर, अगर उसकी बेसिस पे कार ही अगर ज्यादा स्पीड से आ रही होगी तो उड़ भी जाओगे हवा में, ठीक है। खैर ऐसे एक्सपेरिमेंट करके मत देखना, क्लियर। तो मोमेंटम, एक वो गेम खेलते थे ना बचपन में, वो कौन सा, मारम पिट्टी वाला, बॉल मारते हैं, हाँ एक अलग से मारम पिट्टी भी होता, पिट्ठू भी लगा लो, वही होता है एक तरीके का, ठीक है, कि बॉल मारते हैं, उसमें अगर हैवी बॉल ले ले तो क्या होगा, कमर टूट जाएगी, और धीरे मारोगे तो लगेगी इतनी स्पीड से, क्लियर। तो जो आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी के ऊपर, क्लियर। अब वो ऑब्जेक्ट दूर हो जाए तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे तो वेलोसिटी कम होगी, तो वो कम भी तेज लगेगी, क्लियर, याद रहेगा। तो मोमेंटम क्या है आपका, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, और फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं, पी से। ऐसा यूनिट क्या बनेगी मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। कौन बोला मीटर, फोर्स के यूनिट न्यूटन, यहाँ सब एनएन यूज कर रहे हैं हम। फर्दर अभी आएंगे सेकंड लॉ में। नाउ अब सेकंड लॉ, आपका सेकंड लॉ क्या है, अब मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है आपका सेकंड लॉ। जैसे फर्स्ट लॉ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है, वैसे सेकंड लॉ मोमेंटम के ऊपर क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, या फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। यानी कि आपका जो चेंज इन मोमेंटम है उसका जो रेट है, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। अब मोमेंटम चेंज, अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अभी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, क्लियर, उसकी वेलोसिटी हमने फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब उसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज v, क्लियर। अब हमने जो फोर्स लगाया, ठीक है, उससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई इन टाइम t, क्लियर। तो अब फोर्स क्या होगा, फोर्स हमने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का, चेंज इन मोमेंटम का मतलब कि मोमेंटम जितना चेंज हुआ है, तो उसके लिए दो मोमेंटम होने चाहिए, क्या क्या, इनिशियल और फाइनल। और चेंज के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, इसे याद रखना हमेशा, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नो मैटर, क्लियर। फॉर्मूला फिक्स्ड है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv, इनिशियल मोमेंटम mu बाय t, क्लियर। सो अब यहां पर हमने m कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में v माइनस u बाय t, क्लियर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ फोर्स आपका f से डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, m ब्रैकेट में v माइनस u बाय t एक साथ कर दिया हमने। अब v माइनस u अपॉन t क्या होता है, किसका फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन, सो फोर्स इज डायरेक्शनल टू ma, क्लियर। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो k आता है आपका, क्लियर। और इस k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है SI यूनिट्स में, तो फोर्स का फाइनल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन बन जाता है, क्लियर, याद रहेगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma, और SI यूनिट फोर्स की न्यूटन, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो अब हमें कभी भी फोर्स मेजर करना है तो हम मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का कितना मास था और कितना उसको एक्सेलरेशन मिला जब हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उससे हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। यहां तक दोनों लॉज। थर्ड लॉ तो सबको पता ही है, क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से इन टर्न हमें वापस फोर्स भी मिलेगा। ठीक है, क्या यार क्या